तो वहीं देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। 24 घंटे में 1,52,734 नए केस मिले हैं, वहीं 3,128 संक्रमितों की जान चली गई। 24 घंटे में 2,38,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना के कुल केस अब 2,40,47,534 हो गए हैं। तो वहीं 2,56,92,342 लोग डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। अगर एक्टिव केसों की बात करें तो देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 20,26,000 है। तो वहीं 3,29,100 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते जान चली गई है। तो वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 1,52,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। तो वहीं 3,128 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो वहीं रिकवरी की बात करें तो 24 घंटे में 2,38,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। इस याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। परीक्षा पर केंद्र सरकार कल फैसला करेगी। राज्यों से कई सुझाव मिले हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इस याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। लॉकडाउन में राहत देने की तैयारी है। 1 जून से लॉकडाउन में राहत संभव है। कम संक्रमण वाले क्षेत्रों में रियायत दी जा सकती है। आज इसके लिए संशोधित गाइडलाइन जारी हो सकती है। गृह विभाग नए सिरे से इस पर मंथन कर रहा है। पाबंदियों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। तो वहीं पहले चरण में फल, सब्जी और किराना जैसी जरूरी चीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। किराना खाद्य सामग्री की दुकानों के खुलने का समय बढ़ सकता है। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति भी संभव है। तो वहीं निजी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल लेने का समय में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं शराब की दुकानें खोलने के समय में बढ़ोतरी संभव है। आज इन सब पर मंथन किया जाएगा। निजी वाहनों को शर्तों के साथ अनुमति संभव। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों की बात करें तो इन्हें खोलने को भी मंजूरी दी जा सकती है। आज नए कोरोना प्रोटोकॉल पर मंथन होगा, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ संवाददाता प्रेम मीणा जुड़ चुके हैं। प्रेम, और क्या क्या नए फैसले लिए जा सकते हैं, कितनी रियायत संभव? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दरअसल जिस तरह प्रदेश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, उसी के मद्देनजर राज्य सरकार कुछ छूट देने की तैयारी कर रही है। अभी राज्य के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन तैयार की है और उस पर मंथन चल रहा है। गाइडलाइन को अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जिस तरह कोरोना केस कम पड़ रहे हैं उसी के हिसाब से छूट और रियायतें देगी। जो हमारे सूत्र है उनके मुताबिक दरअसल किराने की जो दुकानें हैं, जो व्यापारी हैं, वो काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, इसलिए खोलने का समय वो बढ़ाया जाए। तो किराने की दुकानें खोलने का समय बढ़ाया जा सकता है और पहले जिन दुकानों और गतिविधियों को छूट मिल रही है उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। निजी वाहनों को भी शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल गृह विभाग गाइडलाइन पर मंथन कर रहा है और अब देखना होगा कि इन गाइडलाइन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हरी झंडी कब मिल पाती है। जी प्रेम, शादी समारोह में कितनी राहत दी जाएगी, कितने लोग शामिल हो सकते हैं? वहीं अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, इस बारे में कोई संभावना? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे तो नहीं लगता कि शादी समारोह और अंत्येष्टि में छूट दी जाएगी। अभी फिलहाल शादी समारोह में केवल 11 व्यक्तियों को ही अनुमति है। साथ में जो अंतिम संस्कार है उसमें 20 व्यक्तियों को अनुमति दी जा रही है। लेकिन अभी हाल ही में ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर के प्रति गंभीर किया है, चेतावनी दिया है कि तीसरी लहर है, उसको रोकने के लिए हम सबको ही सतर्क रहना होगा। शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि गृह विभाग मंथन कर रहा है नए कोरोना प्रोटोकॉल पर, जिसके तहत कई चीजों में राहत की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 जून को बाड़मेर को बड़ी सौगात देंगे। सीएम वर्चुअल कार्यक्रम के तहत जिले के 7 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर थार वासियों को सांसों की बड़ी सौगात देंगे।
कोरोना काल की ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखने वाले शायद ही भूल पाएं। महामारी से लड़ने में फूलती सिस्टम की सांस और अपनों की गुमनाम मौतों पर रोते बिलखते परिजन। लेकिन इसी दौर में मानवता के लिए नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। कई निजी कंपनियां जानलेवा वायरस के खिलाफ छिड़ी जंग में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रही हैं। इसी कड़ी में वेदांता कैरियन भी है। कंपनी ने बाड़मेर में 100 बिस्तरों का एक अत्याधुनिक अस्पताल तैयार किया है। 7,350 वर्ग मीटर में बने इस अस्पताल में 20-20 बेड के 4 वार्ड, 10 आईसीयू बेड, 10 बाईपेप आईसीयू बेड, 6 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। जर्मन तकनीक से बने इस अस्पताल की लागत करीब 6 करोड़ रुपए आई है। करीबन 100 बेड्स का यहाँ पर हॉस्पिटल तैयार है, जिसमें 10 आईसीयू यूनिट्स हैं, 10 बाईपैप के अलग से हैं और बाकी 80 बेड्स जो हैं वो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए होंगे। इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए 6 और बेड्स अलग से रखे हुए हैं यहाँ पर। 4 जून को हाई स्कूल मैदान में होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम को लेकर बाड़मेर जिला प्रशासन के साथ साथ बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने भी कमर कस ली है। विधायक मेवाराम जैन के मुताबिक सीएम अस्पताल के लोकार्पण के साथ ही 3 करोड़ 99 लाख की लागत से बने दैतानी सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का भी लोकार्पण करेंगे। बाड़मेर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। मैं इसके लिए बाड़मेर की जनता की ओर से मैं इस वेदांता कंपनी के अनिल अग्रवाल साहब को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थार नगरी आगामी दिनों में सांसों का संकट दूर करने में आत्मनिर्भर बन जाएगी। मुश्किल वक्त में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण से न केवल बाड़मेर बल्कि जालौर, जैसलमेर, जोधपुर से आए मरीजों का आसानी से इलाज हो सकेगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। ऐसा ही एक मामला टोंक में सामने आया। दरअसल सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया टोंक जिले के सबसे बड़े सआदत अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे, जो केंद्र सरकार के फंड से बना। लेकिन शिलान्यास पट्टिका पर मुख्यमंत्री अशोक, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार लिखा हुआ है। सांसद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस पट्टिका पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री और स्थानीय सांसद का नाम भी अंकित किया जाना चाहिए। ताजुब तो ये बात है, मैं आपको अभी दिखाया है कि माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास बार बार ये कह रहे हैं कि सेंटर कुछ नहीं कर रहा। ताजुब इस बात का मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूं कि 1 सिलेंडर का ऑक्सीजन प्लांट स्टेट ने नहीं दिया, जो सेंटर ने दिया है उसके ऊपर भी प्लेट लगी हुई है। माननीय अशोक जी गहलोत की, माननीय रघु जी शर्मा की, माननीय सचिन जी पायलट की, अपनी प्लेट तो सबसे पहले लगा दी। लेकिन मुख्यमंत्री एक पूरा हंगामा कर रहे हैं कि वैक्सीन के ऊपर हमारा फोटो आना चाहिए, वैक्सीन के ऊपर हमारा नाम आना चाहिए। अरे भले आदमी, जिसको मोदी जी पैसा दे रहे हैं उसके ऊपर तो तुम फटाफट नाम लिख रहे हो। संकट काल में आपने ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मरीजों की सांसों पर संकट देखा होगा, लेकिन हम आपको दौसा जिला अस्पताल में लापरवाही की हद दिखाएंगे, जहां मरीज की जान से खिलवाड़ किया गया। उखड़ती सांसें, जान बचाने की जद्दोजहद। तीमारदारों के हवाले मरीज। पेशेंट क्रिटिकल है, उसको ऑक्सीजन की कमी है, सैचुरेशन डाउन हो रहा है इसका, और विदाउट ऑक्सीजन के इसको नीचे भेजा गया है। मरीज की जान से खिलवाड़। ये कैसा अस्पताल? देख लीजिए, मरीज की उखड़ती सांसें और एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए दौड़ लगाते तीमारदार। ये दौसा के जिला अस्पताल की तस्वीर है। लापरवाही की हद पार करने वाली वो तस्वीर है जिसकी हकीकत जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसा अस्पताल है। जी हाँ, इस अस्पताल में भर्ती इस महिला मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल गिरकर 50 तक पहुंच गया, तो गंभीर हालत में मरीज को बिना ऑक्सीजन के तीमारदारों के हवाले कर जयपुर रेफर कर दिया गया। डैंडान से आए थे, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था, फिर महिला वार्ड में दे दिया उनको। लेके आए थे तब 55 था आइसोलेशन, अब उनका 50 रहा था। ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन वो नलकी वाला लगा रखा था, फिर सिलेंडर की व्यवस्था करी थी, तब जाके उन्होंने रेफर कर दिया जयपुर के लिए।
बिना फिर सिलेंडर ही दिया था, ले जाओ ऐसे ही। उधर से हटा के बगैर सिलेंडर के फिर एम्बुलेंस लेके आए थे लिफ्ट से। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही की हद कर दी। ना तो स्ट्रेचर मुहैया करवाया गया, ना ही कोई वार्ड बॉय ही आया। तब आखिरकार मजबूरन तीमारदारों ने खुद ही मरीज की जान जोखिम में डालते हुए एम्बुलेंस तक पहुंचाया। पेशेंट क्रिटिकल है, उसको ऑक्सीजन की कमी है, सैचुरेशन डाउन हो रहा है इसका, और विदाउट ऑक्सीजन के इसको नीचे भेजा गया है। कोई वार्ड बॉय नहीं आया, पेशेंट का टेंडर खुद साथ लाए हैं। सुबह इमरजेंसी में वो कर दिया, जब बाद में नली की लगा दी, सिलेंडर के लिए ढूंढते रहे, सिलेंडर के लिए लेट हो गए, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। बाद में रेफर कर दिया उन्होंने जयपुर के लिए बिना सिलेंडर के। वार्ड के यहाँ से कोई साथ में भी नहीं है, हम ही कहीं से रेडी का जुगाड़ करके बिगर सिलेंडर के एम्बुलेंस तक लेके आए। बाल बचाए वो। तो सुना आपने किस तरह इस अस्पताल में मरीज की जान से खिलवाड़ किया गया, जबकि अस्पताल में तो ना बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर की। ऐसे में बड़ा सवाल कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आपके लिए कोरोना भले ही सबसे बड़ी आफत हो, लेकिन सवाई माधोपुर के बाशिंदे जानलेवा वायरस से पूरी तरह बेफिक्र हैं। दरअसल सब्जी मंडियों में उमड़ रही भारी भीड़ के बीच जिम्मेदारों को कोरोना विस्फोट की आशंका सताने लगी, जिसके बाद सब्जी वालों के सैंपल लेने का काम शुरू हुआ। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने चिकित्सा विभाग की आधी अधूरी मुहिम का जायजा लिया। माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ में फैला है, वहीं अभी भी लगातार कोरोना संक्रमण से लोग ग्रसित हो रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सर्वाधिक कोरोना संक्रमण सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया स्थित सब्जी मंडी में फैल रहा है, जहां पर लोगों की बहुतायत में भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे में सीएमएचओ द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जहां पर सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं के सैंपल लिए जाएं। ऐसे में चिकित्सा विभाग की टीम आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंची है, लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम आप देख सकते हैं। इस वक्त जो चिकित्सा विभाग की टीम यहां पर पहुंची है, ना बैठने के लिए कोई कुर्सी है, ना किसी तरह के कोई संसाधन। यहां तक कि जो जिला प्रशासन है उसके तहत सैंपल लेने की व्यवस्थाओं में पुलिस प्रशासन को भी निर्देशित किया था कि पुलिस प्रशासन के लोग यहां पर रहें, पुलिस कर्मी यहां पर रहें, ताकि सब्जी मंडी से सब्जी विक्रेताओं को यहां पर लाया जा सके और उनके सैंपल लिए जा सके। लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम इस कदर है, यहां पर कोई पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं है। ऐसे में जो चिकित्सा कर्मी हैं वे खुद ही अपनी व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके की अव्यवस्थाओं का सामना इस वक्त उन्हें करना पड़ रहा है। तो अभी क्या किस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं? सर, हमको श्रीमान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा आदेश प्राप्त हुए थे कि कल फल सब्जी और दूध विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर के संचालकों द्वारा का सैंपल लिया जाना है। इस हेतु 2 टीमों का गठन किया गया है, यूपीएससी मानटाउन और बजरिया। प्रातः 8 बजे से दोनों टीम बैठी हुई है, परंतु पुलिस का सहयोग न मिलने के कारण सैंपलों में काफ़ी कम हो रहे हैं। फल व सब्जी वाले आके रुचि नहीं ले रहे हैं और सैंपल नहीं करवा रहे। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 सवाई माधोपुर। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में लॉकडाउन का आज व्यापक असर देखने को मिला। सड़कों पर लोगों की आवाजाही ना के बराबर है और यही वजह है कि जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम है। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट देखिए। पैंडेमिक कोविड की रोकथाम के लिए प्रदेश में 24 मई से लगाए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत वीकेंड का आज आखिरी और तीसरा दिन है, जो सोमवार का दिन है। यदि हम आज के दिन की बात करें तो वीकेंड कर्फ्यू के तहत अति आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह से बंद रखा गया है। अति आवश्यक सेवाओं में मेडिकल सेवाएं और डेयरी फार्म्स को ही केवल खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा ग्रोसरी स्टोर्स हो या फिर अन्य कोई व्यावसायिक गतिविधि हो, उनको वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के तह बाजार में मौजूद हैं। तह बाजार में 90% जो दुकानें हैं वो लगभग ग्रोसरी स्टोर्स की हैं, लेकिन जिस तरह से चूंकि वीकेंड कर्फ्यू है तो वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इन दुकानों को खोलने की कतई इजाजत नहीं है। शनिवार, रविवार, सोमवार ये त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत वीकेंड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है और उस वीकेंड कर्फ्यू का आज तीसरा और आखिरी दिन है। हालांकि कल से ये सभी ग्रोसरी स्टोर सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगे, लेकिन जो वीकली वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जो गाइडलाइन है कि अति आवश्यक सेवाएं जैसे कि मेडिकल और डेयरी फार्म्स को ही खोलने की इजाजत दी गई है, उसके तहत ये तह बाजार पूरी तरह से बंद है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान
जो लोगों की आवाजाही है वो भी काफ़ी हद तक कम देखी जा रही है और शायद इसी का नतीजा है कि श्री गंगानगर जिले में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। यदि आज के मौजूदा दौर की बात करें तो श्री गंगानगर जिले में एक्टिव केसेस की संख्या भी घटकर लगभग 2000 के आसपास ही रह गई है, जो एक शुभ संकेत है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी हमें और ज़्यादा सतर्क और अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी आपके और हमारे बीच में ही मौजूद है। अभी भी हमें ज़रूरत है कि हम राज्य सरकार द्वारा तय की गई कोरोना गाइडलाइन की ईमानदारी से पालना करें, ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो बड़ी खबर 12वीं की परीक्षा से जुड़ी हुई आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी थी, जो टल चुकी है। 2 दिन में सरकार फैसला लेगी, ऐसा कहना है अटॉर्नी जनरल का। अब अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी। परीक्षा पर पिछले साल की नीति होनी चाहिए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अगर नीति बदली तो अच्छे कारण होने चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार परीक्षा को लेकर अगले 2 दिन में फैसला लेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई अब टल चुकी है, जो गुरुवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक निर्णय ले सकते हैं। यदि आप पिछले साल नीति से अलग कर रहे हैं तो आपको अच्छे कारण देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ताओं की आशा है कि पिछले साल अपनाई गई नीति इस साल का में भी पालन हो, इसलिए अगर आप उससे अलग कर रहे हैं तो आपको अच्छे कारणों को देना चाहिए। हमारे संवाददाता सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या अपडेट है? साफ तौर से सीबीएसई और आईसीएसई जो बोर्ड की परीक्षा है 12वीं की, उसको फिलहाल टालने की याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है और लगभग 500 से ज्यादा कई जो छात्र हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कोर्ट में ये जानकारी दी कि इस पूरे बाबत में केंद्र सरकार बड़े फैसले लेने वाली है। 2 दिन का फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार को समय दिया जाना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की इस दलील से संतुष्ट हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी रिमार्क्स बोली है, जैसे आप बता भी रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जिस भी प्रकार की नीति में बदलाव हो वो नीति सही दिशा में होनी चाहिए और उसका इफेक्ट बच्चों पर ना पड़े। पिछले साल जिस तरह नीति में बदलाव किया गया और उसके बाद बच्चों में काफी कंफ्यूजन हुआ, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भले ही आप इस मामले में मीटिंग करें, लेकिन वो मीटिंग स्पष्ट होना चाहिए और लोगों के समझ में आना चाहिए। गुरुवार को दोबारा इस पूरे मामले पर अब सुनवाई होगी। देखना ये बेहद अहम होगा कि गुरुवार से पहले सरकार इस पूरे मामले पर कोविड के मद्देनजर किस प्रकार के फैसले लेती है। क्या वो परीक्षा को रद्द कराने को लेकर कुछ बड़े फैसले लेती है या उसके पर्याय में कोई और फैसला लेती है, ये फिलहाल जो भी फैसला सरकार लेगी उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। अब अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सरकार 2 दिन में 12वीं की परीक्षा पर फैसला ले लेगी। मजबूत हौसले से कोरोना को मात दी जा सकती है। जी हां, झुंझुनू की 61 साल की एक बुजुर्ग महिला एक साथ डायबिटीज और कोरोना से लड़ती रही और अपने मजबूत हौसले के दम पर 21 दिनों तक संघर्ष कर कोरोना को मात दी। उम्र 61 साल, कोरोना से जंग, संक्रमण, डायबिटीज से मुकाबला, 25 दिनों तक कोरोना से लड़ाई, हौसले से कोरोना को मात, सलमा के संघर्ष को सलाम। ये हौसले से कोरोना को मात देने की खुशी है। कोरोना से संघर्ष को सलाम है, उस जज्बे का अभिनंदन है जिसने मौत को मात देकर कोरोना पर विजयश्री हासिल किया। जी हां, ये 61 साल की सलमा बानो के संघर्ष को सलामी है। दरअसल झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में सलमा बानो ने 10 से 15 दिन नहीं बल्कि 25 दिनों तक डायबिटीज के साथ कोरोना संक्रमण से संघर्ष करती रही। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 30 से नीचे चला गया था, शुगर लेवल 500 के पार, 80% लंग्स खराब हो चुके थे, लेकिन सलमा का हौसला नहीं डिगा
और मौत को मात दे दी। झुंझुनू की सलमा ने कोरोना से जंग जीती है, जिसकी शुगर 500 से अधिक थी और जिसका ऑक्सीजन लेवल भी 30 के करीब था और फेफड़े 80% खराब हो चुके थे। इसके बावजूद 25 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद सलमा ने इस जंग को जीता और ये बता दिया कि हौसला हो तो किसी भी प्रकार की जंग को जीता जा सकता है। बीडी के अस्पताल के डॉक्टरों ने इतनी मेहनत की कि 60 साल की महिला को वापस जीवन दान दिया। डॉक्टरों के सामने सलमा की जिंदगी बचाने की बड़ी चुनौती थी। एक तरफ सलमा का मजबूत हौसला तो दूसरी तरफ डॉक्टरों का सलमा को बचाने का जुनून। प्रोनिंग तकनीक, एक्सरसाइज और शुगर लेवल की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे और आखिरकार डॉक्टरों को कामयाबी मिल गई। सिस्टर्स हैं, वार्ड बॉयज हैं और जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने तहे दिल से ईमानदारी से बड़ी मेहनत की, इलाज किया और उसका सलमा बानो सांस लेने में काफ़ी दिक्कत थी, उसको वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया, बाईपैप मशीन पे रखा गया, प्रोनिंग की थेरेपी दी गई, म्यूजिक थेरेपी दी गई, साथ में फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी कराई गई। इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन से वो है काफ़ी गंभीर स्थिति से बाहर निकल करके आज 25 दिन यहाँ राजकीय खेतान अस्पताल में भर्ती रहने के उपरांत स्वास्थ्य में पूर्ण सुधार होने के बाद यहाँ से सही सलामत डिस्चार्ज होकर घर के लिए रवाना हो गए। सलमा को नई जिंदगी मिली तो सलमा के बेटे ने डॉक्टरों का आभार जताया। अस्पताल के चिकित्सकों ने बहुत अच्छी यहाँ सुविधा मुहैया कराई। लगातार निरंतर वो मेरी माताजी को देखते रहे और उसके बाद मेरी माताजी आज एकदम ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई और आज हमें छुट्टी दे दी गई है। कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मेरी माताजी को हालांकि शुगर थी, शुगर भी फर्स्ट ग्रेड की शुगर थी, उसके बाद ही मेरी माताजी ने कोरोना को मात दी है। कोरोना को हराकर सलमा ने साबित कर दिया है कि हौसला मजबूत हो तो फिर हर जंग पर फतह हासिल की जा सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इस न्यूज हेडलाइंस के